अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 22.2 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में कराऊंगा। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ उसकी वजह मैं बता देता हूँ। आज 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने समझ लिया तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। यही 2 क्वेश्चन में से एक आ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? ये ग्राफ पेपर मुझे चाहिए होगा। ग्राफ पेपर आपको ग्राफ बनवाने के लिए आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीख लिया, लेकिन अब उस टेबल को जो है आपने इस्तेमाल कर कर हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कुछ भी नहीं है, ग्राफ में वो जो फ्रीक्वेंसी टेबल आया है उसको बना के दिखाना है। मतलब उसी फ्रीक्वेंसी टेबल की मदद से आपने ग्राफ बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके जो है वो मार्क्स दिए हुए हैं। मतलब 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 नंबर लिए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि 1 नंबर 2 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, एक ही बात है। इसी तरह से 2 नंबर जो है वो 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, या 5 स्टूडेंट्स ने 2 नंबर लिए हैं। तो ये आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी मौजूद है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि एक नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 2 स्टूडेंट ने एक एक नंबर लिया है। तो ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नीचे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसकी मदद से आपने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है ग्राफ समझाने का? कि ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह जब ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके ग्राफ समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या कहा जा रहा है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कहते हैं यहाँ पर ऑब्टेन, यानी हासिल करो परसेंटेज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या? कि वो जो आपने वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है या जो बनाना सीखा है उसको आप ग्राफ बना के दिखाओ उसकी मदद से। तो यहाँ पर आपको पहले से ही फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे दिया उन्होंने, अब इससे बस आपने ग्राफ बनाना है। अच्छा, और भी यहाँ पर चीज़ें पता करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मैंने निकालना सिखाई थी, फिर सिखाऊंगा, और टेबल एंड ओगिव फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इन जो है आपने टोटल 4 ग्राफ इधर बनाने होंगे। तो चलें इन ग्राफ्स को जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 4 ग्राफ टोटल बनेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो ड्रॉ होगा, सबसे पहला ग्राफ ये जो गिवन डेटा है इसकी मदद से ड्रॉ होगा, यानी हिस्टोग्राम ऑफ मार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले आप कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि होगा आपके पास हिस्टोग्राम यानी उस टेबल को इस्तेमाल करके ग्राफ बना देना। आप ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखते रहना, हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम आपको समझ में आ गया है कि वो जो टेबल है उसकी मदद से आप ग्राफ बना रहे हैं। हिस्टोग्राम ऑफ ग्राफ बनाना मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। मार्क्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स, एंड अब इसको मिटा तो सकते नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, NUMBR, नंबर ऑफ STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास मौजूद है डेटा। अब आपने जो है वो ये डिसाइड करना है कि आप जो है कौन से एक्सेस में जो है वो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट रखेंगे और कौन से एक्सेस में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऊपर एक्स एक्सेस में रख लें, या चाहे तो मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सेस में रख लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स एक्सेस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सेस में रखूँगा। अब मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सेस में रखने की वजह ये है कि ये आपके पास 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, तो ईजीली अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वाई एक्सेस में रखूँगा। ग्राफ बनाना आप सीखते हैं आ जाए। तो ये आपके पास है टोटल ग्राफ। सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको समझ लीजिए ताकि ग्राफ समझ में आ जाए। आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये एक बॉक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसके अंदर 5 छोटे बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको इस तरह से करेंगे तो 2 बड़े बॉक्स के अंदर 10 छोटे बॉक्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन की बात कर रहा हूँ, टोटल कितने आ रहे हैं अभी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5। तो एक बड़े बॉक्स में, जैसे कि ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर 25 छोटे बॉक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप काउंट करें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक बड़े बॉक्स के अंदर 5 छोटे बॉक्स आ रहे, 25 छोटे बॉक्स आ रहे होते हैं। इसी तरह से अगर दो जो है वो आप बड़े बॉक्स ले लेंगे तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, उसके अंदर आपके पास 50 छोटे बॉक्स आ जाएंगे। अब एक बॉक्स आपको और भी नज़र आ रहा होगा बनता हुआ इस तरह का, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक बिग बॉक्स, इसको एक बिग बॉक्स कह लीजिए। तो एक बिग बॉक्स में, यानी जो आपके पास एक मेगा बॉक्स है, मेगा कह लीजिए, बिग नहीं मेगा कह लीजिए, एक मेगा बॉक्स में 4 बिग बॉक्स आ रहे हैं और 100 जो है आपके पास स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। कैसे? ये एक मेगा बॉक्स ले लिया मैंने, इसके अंदर देखें 4 आपके पास बिग बॉक्स आ गए, और उन ही एक में 25, एक में 25 50, एक में 25 75 और एक और में 25 100। तो इस तरह से ये बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझा दिया मैंने। अब आ जाते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर कोई नेगेटिव का चक्कर आपके लिए नहीं होगा। तो स्केल थोड़ा सा मेरे पास नया नहीं था तो पुराना ही इस्तेमाल कर लिया मैंने, ठीक है। चले, तो ये रहा। आप लोग अक्सर इक्वेशन की मदद से तो ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह नज़र आ जाए, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ठीक है। तो एक मेरे पास जो है वो बड़ा बॉक्स हो गया, एक मैंने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैंने वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये मेरी वाई एक्सिस की लाइन आ गई, ठीक है। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मेरा वाई। अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन का वो नहीं चलाऊंगा, पेज नहीं चलाऊंगा, सिर्फ शुरू में ही चला दूंगा ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी ब्राइटनेस भी इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छा विजिबल हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ये हो गया आपके पास जिससे आप फैमिलियर हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया क्या आपका ओरिजिन। ओरिजिन यानी जहाँ पर जो है ये आपके पास, जहाँ पर जो है ये आपके पास 0 आ रहा होता है, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, ये आपका ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने डेटा को देखना है, डेटा को देखना है। यहाँ मेरे पास होंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, MARKS, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 1 है, ठीक है, ये 1 है, लेकिन मैं 1 यहाँ लिखूँगा। यहाँ पे 1 लिखने से क्या मुराद है कि ये जो मैंने एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, ये 1 के बराबर लिया है, एक बड़ा बॉक्स 1 के बराबर लिया है। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, इसके बराबर में मैं 2 लिखूँगा, यानी दूसरा बड़ा बॉक्स मैंने, और इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास 10 बन जाएगा, ठीक है। 10 यानी 50 आपके पास बन जाएंगे छोटे बॉक्स। फिर मैं लिखूँगा आपके पास 3, आप चाहें तो इसके अलावा भी लिख सकते हैं, 4 5, ठीक है। ये मैंने क्या करा, थोड़ा सा मैं इसको ब्राइटनेस को लो करता हूँ ताकि समझ में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बॉक्सेस ले लिए। अब इसी तरह से मैंने 1 2 3 4 क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं आपको मार्क्स जो है वो 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटा नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक मैंने जितने भी नंबर आ रहे थे उसे ग्राफ में डिनोट कर दिया। एक नंबर जो है आपके पास एक बिग बॉक्स ले रहा है, एक बड़ा बॉक्स ले रहा है, और उस एक बड़े बॉक्स के अंदर 25 छोटे बॉक्स आ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स चेक करें कितने हैं। स्टूडेंट्स भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 ही हैं, 5 ही हैं, तो यहाँ भी उसी की तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1, यहाँ आपके पास लिख लिया मैंने 1, यहाँ आपके पास लिख लिया मैंने 2, यहाँ आपके पास लिख लिया 3, यहाँ आपके पास लिख लिया 4, यहाँ आपके पास लिख लिया 5। अब आप बोल रहे होंगे सर आप इस लाइन पे 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखें, इसमें ऐसा नहीं किया जाता, इसमें इस पूरे बॉक्स को यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे बना रहे हैं। ये इक्वेशन वाला ग्राफ नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। ये हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, ये हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, तो अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट,
इसको ऐसे लिख देता हूँ, NUMBER, नंबर ऑफ STUDENTS, स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, अब देखें कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, एक मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं। तो एक मार्क्स जो है वो 2 स्टूडेंट ने लिया है, यानी आप ना यहाँ तक इस इधर तक इधर लगा दीजिए, 2 ये है एक, और ये 2 बॉक्स को डिनोट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लगा दीजिए एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स यहाँ तक, ये आपके पास हो गया कि एक मार्क्स 2 स्टूडेंट ने लिए हैं। एक मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं, 1 2। ठीक है, ये लाइन हो गई 1 की, ये लाइन हो गई, ये बॉक्स हो गया आपके पास 2 का। लिखा मैंने थोड़ा सा ऊपर है, इसको काम करते हैं थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना नीचे लिख देता हूँ, अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी अगर यहाँ तक 2 तक आएंगे तो ये पता चलेगा, ग्राफ देखकर ये बात समझ में आ रही है कि एक मार्क्स 2 स्टूडेंट ने लिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से देखते हैं कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं। तो 2 मार्क्स आपके पास 5 स्टूडेंट ने लिए। 5 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। अगर 4 ने लिया होता तो यहाँ तक लगाता, लेकिन 5 ऊपर तक आ रहा है तो ऊपर तक लगा रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 5 स्टूडेंट ने हमारे पास लिए हैं 2 मार्क्स। 5 स्टूडेंट ने लिए हैं 2 मार्क्स, यानी स्टूडेंट 1 के भी 2 मार्क्स आए, स्टूडेंट 2 के भी 2, स्टूडेंट 3 के भी 2, स्टूडेंट 4 के भी 2, स्टूडेंट 5 के भी 2 मार्क्स ही आए हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 2 मार्क्स 5 स्टूडेंट ने लिए हैं, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ से आपको पता चल रहा है 2 स्टूडेंट, 1, ये 2। ठीक है, ठीक है, ये 1 2। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये मैंने ओरिजिन को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिया है, थोड़ी ओरिजिन से थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके लिया है इसको लेने की वजह ये है कि 1 ये ही बॉक्स डिनोट कर रहा है, 1 यहाँ से डिनोट हो रहा है, 2 ये डिनोट हो रहा है, 3 यहाँ से डिनोट हो रहा है, 4 यहाँ से डिनोट हो रहा है, 5 यहाँ से। तो देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, डिनोट तो हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करते हैं कि 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं। तो यहाँ पर देखें 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने लिए हैं, यानी यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा आपके पास। इसको अभी मैं कलर भी कर दूंगा पेंसिल से, या ब्लू कलर से कलर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट लेकर आए हैं हमारे। मज़ीद फर्दर देखते हैं कि 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए। 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। तो मार्क्स 4 ये आ गया आपके पास, ये मार्क्स 4 आ गया, और 3 स्टूडेंट ने लिए हैं। ठीक है, और 1 से लेकर जो आ रहा है वो इसके दरमियान आ रहा है। याद रखिएगा 1 से पहले पहले जो नंबर आ रहे हैं 0.1 0.2 0.3 वो इसके दरमियान आ रहे हैं। ये साइन बना देते हैं उसके लिए। अच्छा, अब देखते हैं कि एक नंबर कितने स्टूडेंट ने लिया है, 5 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए। तो 5 नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने लिया है, तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये आपका जो है वो पूरा ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया है। इसको कलर कर देता हूँ, नॉर्मल सा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया, पूरा ड्रॉ हो गया। ये आपका सिंपल ग्राफ बना मार्क्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। ठीक है, ग्राफ में कलर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जो है ना वो थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसमें आप भी कर दीजिएगा पेंसिल से कलर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक नंबर जो है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट ने लिए हैं, और 2 नंबर जो है वो 5 स्टूडेंट ने लिए हैं, 3 नंबर जो है वो 4 स्टूडेंट ने लिए हैं, 4 नंबर जो है वो 3 स्टूडेंट ने लिए हैं, 5 नंबर जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिया। ठीक है, 5 नंबर जो है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट के आए हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो ये आपका पहला ग्राफ आ गया। अब आपने ड्रॉ करना है सेकंड ग्राफ, जो कि आपके पास होगा, जो कि आपके पास कौन सा होगा, जो कि आपके पास होगा
जो कि आपके पास होगा फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था ना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपको निकालने का तरीक़ेकार आता है, वो तरीक़ेकार यहाँ लिखता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, PER परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैंने क्या निकालनी है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकालें, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। अच्छा, परसेंटेज में सी आता है इसमें, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, QUENC, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकलेगी कैसे, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जूम में बड़ा प्रॉब्लम करता है, हाँ बस इतना बहुत है। और थोड़ी सी इसकी मैं ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करूँगा ताकि आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दिखा नज़र आए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास जो मार्क्स हैं वो लिखूँगा, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो लिखूँगा। तो ये आ गई मेरे पास 5 नंबर हैं, तो 5 तक ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गए मेरे पास मार्क्स, यहाँ पर आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक और लाइन बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ना इसी तरीके का है, ये चैप्टर थोड़ा है इसी तरीके का आपका, कि इसको इसी तरह डील करना होगा। अब इसका भी ग्राफ बनेगा पर, ठीक है, पहले ये लिखा जाएगा फिर इसका ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, ये आ गया और इसको क्लोज कर देते हैं टोटल के लिए, ये आ गया। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा, बार बार मैंने आपको डिक्टेट किया था, फिर डिक्टेट करूंगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था आपके पास कि PF से मैं इसको डिनोट कर रहा था, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो आपके पास टोटल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करा दोगे 100 से, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। तो आओ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मैंने मार्क्स को कहाँ पर रखना है और मैंने जो है वो फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर रखना है। सबसे पहले तो यही डिसाइड होगा, फिर ही हमारा काम हो सकेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मार्क्स दिए हुए थे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ऑफ S यानी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के बाद क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, S से ही लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ PF, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मार्क्स कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर टोटल TOTAL टोटल। ठीक है, ये टोटल, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। अभी भी शायद थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो, अब बेहतर आ रहा होगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ने आपके पास जो है वो 1 नंबर लिया था, 2 स्टूडेंट ने 1 नंबर लिया था। कितने स्टूडेंट ने 2 नंबर लिए थे, 5 नंबर लिए थे। देखो ये लिखा हुआ, 2 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए, 5 स्टूडेंट ने लिए। इसी तरह से 3 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए, 4 स्टूडेंट ने लिए। 4 नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए, 3 स्टूडेंट ने। और 5 नंबर सिर्फ 1 ही स्टूडेंट के आए। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ रही है, ये आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ रही है आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ रही है, आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी। यानी 1 नंबर 2 स्टूडेंट, 1 नंबर 2 स्टूडेंट ले रहे हैं, यानी 2 जो है वो रिपीट, यानी 1 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ होगा गिवन एंट्री में। ठीक है, तो और n कितना आ रहा है आपके पास, n जो आ रहा है वो आपके पास टोटल कितना आ रहा है, 2 में ऐड किया 5 को, 7 में ऐड किया आपने 4 को, तो आपके पास आ गया 11 में आपने 3 को ऐड किया तो 14 में आपने 1 को ऐड किया तो 15। तो ये आपके पास आ गया टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर कितने थे आपके पास, टोटल नंबर थे, मतलब जो टोटल नंबर आपके बन रहे हैं फ्रीक्वेंसी में वो बन रहे हैं आपके 15। टोटल नंबर नहीं है ये, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी में कितने बने वो बन रही है, तो वो है 15। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है PF परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के बाद आपने यहाँ पर F में क्या लिखना है, F में आपने लिखना है 2, डिवाइड करा देना है आपने कितने से, 15 से।
और फिर मल्टीप्लाई करा देना है आपने 100 से, ठीक है। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि वहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है। तो चले आए इसे करते हैं। अगर यहाँ पर बताऊँ तो इस तरह से कर रहा हूँ मैं कि पी एफ इक्वल टू एफ अपॉन एन है और मल्टीप्लाई 100 होना चाहिए। तो पी एफ इक्वल टू एफ कितना है आपके पास, 2 है फ्रीक्वेंसी में और टोटल 15 है आपके पास, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है। तो पी एफ कितना आ रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया है आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेसिकली मकसद तो समझाना ही है ना, मकसद घुमाना तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अब 2 को डिवाइड कराओगे 15 से तो आपके पास आएगा 0.1333। 0.133 को जब मल्टीप्लाई कराओगे 100 से तो आपके पास आएगा 13.33। ये परसेंटेज बन रही है, ये परसेंटेज बन रही है आपके पास, कि आपके पास जो टोटल स्टूडेंट है 15, टोटल 15 स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है। इसका सम करके भी अगर लिखोगे तो भी 15 ही बनेंगे। टोटल आपके पास कितने, 15 स्टूडेंट है। तो 15 स्टूडेंट्स में से 13% स्टूडेंट्स जो है ना वो 2 नंबर ले रहे हैं। परसेंटेज ये समझ में आ रही है कि अगर क्लास में पूरे 15 स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 2%, जो सिर्फ 2 स्टूडेंट यानी 13% जो हैं वो आपके पास 13.3 नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो पी एफ आपका कितना आ रहा है, 13.3। अब इससे भी ग्राफ बनेगा, एक इससे भी ग्राफ बनेगा। अब इसी तरह से आपको दूसरे के लिए भी काम करना होगा, सेम प्रोसेस लगेगा कि 5 को आप डिवाइड कराएंगे 15 से और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, वो चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो सबको लिख भी सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया है, या नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सब तमाम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करके लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो मैं डिवाइड करा देता हूँ। ये 33% बच्चे जो हैं वो आपके पास, यानी 15 स्टूडेंट्स में से 33% बच्चे जो हैं वो आपके पास 5 नंबर ले रहे हैं। देखिए याद रखिएगा 15 जो है वो मार्क्स नहीं है, टोटल मार्क्स जो हैं वो 5 ही थे, ठीक है। टोटल मार्क्स 5 ही थे। ये 15 जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो यहाँ से भी आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और जिसमें सबसे बड़ा यानी तमाम बच्चों को जो नंबर दिए गए हैं वो 5 आउट ऑफ 5 दिए, मतलब 5 में से दिए गए हैं। तमाम बच्चों को जो नंबर दिए गए हैं वो 5 में से दिए गए हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ अगर कंफ्यूज करेंगे तो फिर शायद ये समझ में आने में थोड़ा और मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इसको अब आगे भी कंटिन्यू करते हैं। इसको आप चाहें तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी इधर लिख दिया छोटा करके। अच्छा, 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या वैल्यू आती है, 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 26% जो बच्चे हैं आपकी क्लास में 26.66, ये जो है वो 4 नंबर ले रहे हैं। अब 3 नंबर कितने परसेंट बच्चे ले रहे हैं ये देख लेते हैं। 3 नंबर जो है वो 20% बच्चे ले रहे हैं, और इन सबको टोटल करेंगे तो 1 आना चाहिए, मतलब ऐड करके। अच्छा, एक मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट ले रहा है, तो 15 और 100 से फिर मल्टीप्लाई। तो ये आ रहा है 6.66, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर, अच्छा यहाँ 3 आना चाहिए था, थोड़ा सा हमने गलती कर दी कि उसका नंबर हमने यहाँ लिख दिया। ये 20 आ रहा था, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 20 आ रहा था, ये 20 आ रहा था हमारा, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम कर देता है, ठीक है। ये 20 आ रहा था। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 1 को डिवाइड कराया 15 से और मल्टीप्लाई कराया 100 से, तो पी एफ इक्वल टू 6.66 आया। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं और वो 1 के बराबर ऐड कराएं, अगर वो 1 के बराबर आ रहा है तो आपने काम सही किया है। यहाँ देखें मैं करता हूँ,
13.33 प्लस 33.33 प्लस 26.66 प्लस 20 प्लस 6.66। तो देखें एक हमारा जो है वो वैल्यू कम आ रही है, ज़रूर हमने कहीं एक नंबर कम लिया है, यहाँ एक नंबर हमने कम लिया है। आ जाए देखते हैं कि एक वैल्यू हमारी कम आ रही है, हमने एक नंबर शायद कहीं कम लिया है। ठीक है, सही है, ऑलमोस्ट तो 1 आ ही रहा है, लेकिन शायद एक नंबर हम कहीं कम ले रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 आ रहा है, यानी हमने काम जो है वो सही किया। तो 3 डिवाइडेड बाय 15, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 120, बिल्कुल सही है। तो 1 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 आ रहा है। तो ये तमाम हमारे नंबर सही आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ राउंड ऑफ करके आना था, 7 आना था। 1 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ रहा है 0 पॉइंट, आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, 0.666, सही है, ऑलमोस्ट 1 आ रहा है। वो जो बिल्कुल जो 0.02 का फ़र्क आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करके लेंगे ना, तो वो फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे सही बनाया हमने। तो अब इसकी मदद से आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आपने ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ड्रॉ करनी होंगी। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को फिर आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स ऑफ इसी तरह लिखिएगा जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, मार्क्स ऑफ STUDENT स्टूडेंट। उसके बाद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के बाद आप लिखेंगे, ठीक है, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लिख लीजिए, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फिर यहाँ पर परसेंटेज TAG, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी QUENC फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कितने थे कि एक का 1 आ रहा था, फिर आ रहा था आपके पास 2, फिर आ रहा था आपके पास 3, फिर आ रहा था आपके पास 4, फिर आ रहा था आपके पास 5। ठीक है, ऐसे ही आ रहा था ना, 1 2 3 4 5 कर आ रहा था आपके पास। अच्छा, तो 1 पर आपके पास क्या परसेंटेज आई थी, 13.33। 2 पर आपके पास क्या परसेंटेज आई थी, 3.33। 4 पर आपके पास 3 पर आपके पास क्या परसेंटेज आई थी, 26.66। 20 पर आई, 4 पर 20, और 5 पर आखिर पे आई आपके पास 6.66। अब इसकी मदद से ग्राफ बनाइए। इस चीज़ को एक्स एक्सिस पे रखिएगा, इस चीज़ को वाई एक्सिस पे रखिएगा, सॉरी इस चीज़ को एक्स एक्सिस पे रखिएगा, ऊपर वाली चीज़ को वाई एक्सिस पे रखिएगा, जैसे यहाँ पर किया था। ठीक है, वैसे ही करेंगे। यहाँ पर मैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखूँगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखने की वजह यह है कि उसको वहाँ पर थोड़ा सा डील करना, सॉरी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक्स एक्सिस पे रखूँगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को जो है मैं वाई एक्सिस पे रखूँगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सिस पे रखने की वजह यह है कि आसान होगा उसको डील करना एक्स एक्सिस पे रखकर, और वाई एक्सिस पे रखकर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को डील करना आसान हो जाएगा। अब कैसे आसान होगा ये बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आ जाए, वही तरीक़ेकार है आपके पास। एक बिग बॉक्स लेंगे आप, ठीक है, ये मैं वही, अब देखें इसमें काफ़ी मेहनत तो लग रही है, मेरी भी, आपकी भी मेहनत लगेगी काफ़ी, क्योंकि ये आपको पेपर में भी बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि ग्राफ वाले सवाल 9 में भी आए थे, तो यहाँ भी आएंगे, और ग्राफ पेपर आपको वो पेपर वाले दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। थोड़ी सी ब्राइटनेस को इसकी बढ़ानी पड़ेगा, स्केल को इधर रखते हैं। अच्छा, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो वही करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 1 वाला बॉक्स तो वैसे ये काउंट होता है, लेकिन मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये 1 वाला बॉक्स काउंट कर रहा हूँ, ये 2 वाला बॉक्स, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला बॉक्स काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको एक हटा के काउंट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, तो ये मेरी काउंटिंग हो गई इधर कंप्लीट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखना है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ, मार्क्स ऑफ
स्टूडेंट। थोड़ा सा ना इसमें ध्यान से काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी जो भी आ रहा है दिमाग में कर देंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ PERCENTAGE, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये 2 ग्राफ हो गए हमारे अब तक, तीसरे ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा देखें, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में आपके पास जो ग्राफ शुरू हो रहा है ना वो 13.33 से शुरू हो रहा है। यानी आप जो है वो एक बॉक्स 5 का ले लीजिए, एक छोटा बॉक्स 5 का ले लीजिए, ठीक है। एक छोटा बॉक्स जो है आप 5 का ले लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आप 10 का ले लीजिए, फिर आप 15 का, फिर आप 20 का, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर आपके पास 33 आ रहा है, तो 33 तक यानी 35 तक ले लीजिए। ये 10, ये 5 का, 10 का, 20 का, 25 का, 30 का, 35 का, यहाँ तक जाएंगे तो आपका काम जो है वो ईज़िली हो जाएगा। यहाँ तक आप जाएंगे तो आपका काम ईज़िली डन हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। या आप चाहें तो और ऊपर भी लिख सकते हैं, 40-45 तक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो 10-10 के बॉक्स बना लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, लेकिन वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैंने जो करा है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये 5 का ले लिया, ये 10 का ले लिया, ये 15 का ले लिया, ये 20 का बॉक्स ले लिया, ये 25 का ले लिया, ये 30 का ले लिया, और सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 33 आ रहा है तो 35 तक ले लेता हूँ, या चले 40 तक ले लेता हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो एक नंबर कितने स्टूडेंट ले रहे थे उसकी क्या परसेंटेज बन रही थी? उसकी हमारे पास परसेंटेज बन रही थी 13.33। तो 13.33 15 और 10th के दरमियान कहीं आनी चाहिए। 10 पे तो मैं नहीं बना सकता उसे, क्योंकि 10 तो नहीं आ रही ना परसेंटेज, थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो मैं अंदाज़तन यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर सकूँ थोड़ा सा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 11 बन रही है, यहाँ पर ये 12 बन रही है। देखो यहाँ पर ये 10 बन गई, यहाँ पर ये 11 बन गई, यहाँ पर ये 12 बन गई, यहाँ पर ये 13 बन गई, और थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाऊँ यहाँ पर तो ये 15 बन गई, सॉरी 13.33 समथिंग बन जाएगी। तो ये वाला पॉइंट मैंने बताने के लिए लिया, असल में मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 के बॉक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। समझ भी आ रहा होगा आपको बात, कैसे मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा सा और फिर से। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता तो इसका मतलब है कि परसेंटेज 10 आ रही होती, लेकिन मेरे पास परसेंटेज 10 नहीं है, मेरे पास परसेंटेज है 13.33 समथिंग, ठीक है। 13.33 समथिंग है ना। तो यहाँ पर मैं लगा देता, जो ये हमारे पास डार्क लाइन है उस ऊपर वाली लाइन पे लगा देता तो क्या बन जाता 11। उसके ऊपर लगा देता तो क्या बन जाता मेरे पास 12। तो उस लाइन के ऊपर लगाता तो मेरे पास बन जाता 13, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर लगाया है। बिल्कुल, वैसे तो हमारे पास जगह बहुत कम है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर भी लिखा, तो वो ऐसा लग रहा है 13 पे लिखा है, लेकिन 13 से मैंने थोड़ा ऊपर लगाने की कोशिश की है पॉइंट को, तो उस तरह ये हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज की लाइन आ गई। यही होता है ग्राफ में, बिल्कुल बड़ा ध्यान से समझदारी से बनाना होता है। तो ये क्या आपको डिनोट कर रहा है? ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये डिनोट ये कर रहा है कि एक नंबर जो है वो 13.33% स्टूडेंट ले रहे हैं। अच्छा, 2 नंबर कितने परसेंट स्टूडेंट ले रहे हैं? 33.33। तो 30 तो यहाँ पर आ जाता आपका, 30 तक यहाँ पर आ जाता, लेकिन आपको 30 नहीं लेना, 33.33 लेना है। तो इधर लेता तो 31 आ जाता, इधर लेता तो 32 आ जाता। अब इस पे लूँगा, थोड़ा सा मुझे भी फोकस से देखना पड़ रहा है, इस पे लूँगा और इससे थोड़ा सा मैं ऊपर लगा दूँगा पॉइंट को, तो यहाँ पर आपका 30.33 आ जाएगा। अब मैं वो लाइन पे नहीं लिख रहा हूँ, लाइन से थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन वो आपको पता है इतनी छोटी लाइन बनी हुई है कि वो कॉन्साइड कर रही है, लेकिन इतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर कितने स्टूडेंट ले रहे हैं? 26%। तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूंगा तो 25% हो जाएगा, यहाँ पर लगाऊंगा थोड़ा सा ऊपर तो 26% हो जाएगा। ये हो गया। 4 नंबर कितने स्टूडेंट ले रहे हैं?
4 नंबर 20% स्टूडेंट ले रहे हैं, तो बिल्कुल इस लाइन पे लगाऊंगा, 20% इधर ही बन रहा है आपका, आगे पीछे बिल्कुल नहीं लगाऊंगा क्योंकि 20% एक्यूरेट बन रहा है आपका। 5 नंबर कितने स्टूडेंट ले रहे हैं? 6.66% स्टूडेंट ले रहे हैं, तो ये 5 आ गया और ये इसके ऊपर और थोड़ा सा और ऊपर चला जाऊंगा तो ये 6.66 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ग्राफ बन गया। चाहे तो ये लाइन इस तरह डाल दीजिए। तो अब इस ग्राफ को देखकर आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी को कहते हैं हम अपने डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना, और जिसको ये ऐसे बन गया, ठीक है। और अगर जिसको मैं इनकी इस्तिलाह में कहूँ, स्टैटिस्टिक्स की इस्तिलाह में, तो क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम करना, ठीक है। वैसे तो अपनी इस्तिलाह में तो डायग्राम, ग्राफ बनाना कहता है। कलर भी कर देते हैं, बचपन में तो बहुत किया है, अब तो करते ही नहीं है कलर। आर्ट्स ले लेते तो कलर ही करते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ गया। कितनी मुश्किल से बन रहा है ग्राफ आप खुद देख सकते हैं। मेहनत है इन चीज़ों में, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने करना है, आप समझना है इन चीज़ों को, ताकि आपका ये काम हो सके। अच्छा, तो यहाँ तक ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक नंबर जो है वो 30.33 स्टूडेंट्स आपके ले रहे हैं। यहाँ देख के क्या समझ में आ रहा है कि 2 नंबर जो है वो 33.33 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। यहाँ ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है कि 26 और कुछ समथिंग और भी था, 26.66 जो है वो बच्चे आपके वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, 10 नंबर, सॉरी 3 नंबर। 4 नंबर कितने स्टूडेंट ले रहे हैं? 20% स्टूडेंट ले रहे हैं। और 6.66 जो है वो, यानी सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास 5 नंबर ले रहा है, जिसका रेशो जो है वो टोटल स्टूडेंट में, परसेंटेज जो है टोटल स्टूडेंट में उसकी 6.66 बन रही है। चलो, तो ये हो गया। अब एक और हमारे पास थोड़ा मुश्किल काम आ गया है, वो है परसेंटेज। मैं देख लेता हूँ क्या था परसेंटेज। वो था आपके पास कि आपने जो है वो था आपके पास, आपने जो है वो, मैं इसको देख के बता देता हूँ आपको कि अगला हमने क्या निकालने के लिए कहा था। क्वेश्चन देख के बताता हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन। अगला आपको निकालना था, अब तक हम 2 ग्राफ बना चुके हैं। एक तो सिंपल ग्राफ बना चुके हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट के दरमियान, और एक हम जो है वो परसेंटेज वाला ग्राफ बना चुके हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब एक आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये वाला ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला। तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा ये बताता हूँ। पहले इसका थोड़ा रफ वर्क होगा, वो करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है। ये एक ख़ास किस्म का ग्राफ बनाने का तरीका होता है। अभी तक आपने कैसे बनाया है ग्राफ? आपने जो है वो बॉक्सेस की फॉर्म में ग्राफ बनाया है, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे जाएंगे ना, उसमें ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें आप ऐसे ग्राफ नहीं बनाएंगे, उसमें आप यूँ लाइनों के ज़रिए से ग्राफ बनाएंगे। ये जो इस तरह से लाइन बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ग्राफ बनाना। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से बनाऊंगा। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से बनाऊंगा। अब कैसे बनता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाएगा, तो वो बना के दिखाता हूँ। तो आ जाओ, उसको करते हैं अजान की नमाज के बाद। तो स्टूडेंट अब दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी QUENCY, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या ये समझो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है ना, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से निकालूंगा मैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से निकालूंगा। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको उन्होंने कहा भी था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा अभी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी करना है। तो पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला चेक करते हैं निकाल के ग्राफ कि वो कैसे होगा। काफ़ी जो है वो मुश्किल है ये चीज़ें, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो आओ इसको करके बताता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूरा सिखाया था मैंने आपको करना, कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दी लाइंस। यहाँ पर मैं लिख लूँगा मार्क्स, यहाँ पर मैं लिख लूँगा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में ये फ़र्क है
कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 मल्टीप्लाई नहीं कराते, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में 100 मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो बस यही इतना सा फ़र्क है, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ आ जाएगा आपके पास मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या कह लीजिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं बार बार लाइन में क्लासीफाई नहीं करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पहले। यहाँ मार्क्स आ गए आपके पास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कह लो या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कह लो, नंबर ऑफ़ STUDENT जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, यानी वो रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो नंबर रिपीट हो रहे हैं कितने स्टूडेंट्स में। यहाँ आ गया आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, QUE आएगा, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लीजिए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। रिलेटिव से R, F से फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है कि F को बस N से डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। थोड़ी और ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी धुंधला हो रहा है। तो मार्क्स कितने आए थे, 1 2 3 4 5 तक गए थे मेरे पास मार्क्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट ले रहे थे, 2 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट ले रहे थे, 5 स्टूडेंट ले रहे थे, 3 मार्क्स जो हैं वो आपके पास 4 स्टूडेंट ले रहे थे, 4 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट, 5 मार्क्स सिर्फ 1 स्टूडेंट, जिससे आपके पास परसेंटेज जो मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स आ रहे थे वो 15 आ रहे थे आपके पास, ठीक है। टोटल 15 स्टूडेंट आ रहे थे। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करते हैं। RF लिख दिया मैंने यहाँ, 2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ गई आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आएगी आपके पास 0.13। तो जगह नहीं है, जगह बहुत कम है, नज़र आ रहा होगा 0.13 आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा और इसको छोटा करके लिख देता हूँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 15 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी, देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 15 तो आपके पास आ रहा है 0.33, ठीक है। अब 5 डिवाइडेड बाय 15 तो आपके पास आ रहा है 0.33, यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 33 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 डिवाइडेड बाय 15, तो 4 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 0.26। यहाँ भी निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। 0.2 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय 15, 15, तो आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 0.06, इस तरह का नंबर आ रहा है, ठीक है, 0.06। अब इसका जो है वो ग्राफ बनाना होगा, इसका क्या करना होगा, हमने ग्राफ बनाना होगा कि किस तरह इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है ये बता देता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने फार्मूला लिख दिया, यहाँ पर मेरे पास क्या था, F डिवाइडेड बाय N, फिर मैंने यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी। F क्या है मेरे पास, F जो है वो मेरे पास 2 है, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 15 से, तो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 0.13, ठीक है। ये वाला आया है, ये वाली आ रही है फ्रीक्वेंसी, जो आपको शायद थोड़ा अच्छा विजिबल नहीं थी, ठीक है। अब इसका मैंने क्या बनाना पड़ेगा, इसका मैंने जो है वो एक ग्राफ वो बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए डेटा बनाते हैं ना, ताकि उससे हमारा ग्राफ बन सके, तो वो बनाना पड़ेगा हमने। तो यहाँ पर मेरे पास कितने आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स जो कि स्टूडेंट के हैं, और फिर हमारे पास RF है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 मार्क्स था, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, 0.13। 2 मार्क्स पर, यानी जो कि 5 स्टूडेंट ने लिया, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.33 आई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत डिटेल में मैं आपको इससे पहले ही समझा चुका हूँ। अच्छा, जब आपके पास 3 मार्क्स थे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 26, 0.26 यानी 0.26।
4 मार्क्स पर आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई 0.2, और ये वाला हमारे पास इजाफी आ गया। 5 मार्क्स पर आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.06 आई। अब आओ इसकी मदद से ग्राफ बनाते हैं। ब्राइटनेस और लो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ से लिखता गया हूँ मैं, आप देख भी सकते हो, ठीक है। चलो अब आप ग्राफ बनाते हैं। एक ही सवाल में मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटा निकल जाएगा हमारा, इतना बड़ा सवाल है ये। तो सवाल है इस बार, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यहाँ रख देते हैं। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अब ये पॉलीगॉन वाला ग्राफ बन रहा है, याद रखना ये पॉलीगॉन वाला ग्राफ थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, पहला ब्रैकेट छोड़ के, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने वाई एक्सिस, अब तो बिल्कुल ही शायद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिन है 0, क्योंकि ग्राफ हमेशा 0 से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर वही 1 2 3 4 कर दूंगा मैं नंबरों को 1। अच्छा यहाँ पर पॉलीगॉन वाले में आप जो ये लाइन होती है ना, इसी के ऊपर 1 लिखते हो। जैसे हम पहले तो बॉक्स बना के 1 लिख रहा था, बॉक्स को पूरा 1 कह रहा था, लेकिन यहाँ पर आप इसी को 1 कह देते हो, लाइन को ही। 2 3 4 5। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास तो ये तो मार्क्स आ गए, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिख लो, या मार्क्स ऑफ क्लास भी लिख सकते हो, क्योंकि वो क्लास के ही तो स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर आ गई आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी QUENCY फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो क्या लिखा हुआ है, आपके पास जब मार्क्स 1 था तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी 0.13। तो देखो यानी यहाँ पर जो नंबर आने ना वो 0 पॉइंट में आने करके, तो मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा बॉक्स जो है ना वो 0.1 के बराबर ले लेता हूँ। यहाँ पर लिख भी लो कि वाई एक्सिस में मैंने जो एक बिग बॉक्स लिया है, वाई एक्सिस में जो बिग बॉक्स लिया है मैंने वो 0.1 के बराबर लिया है, और एक एक्सिस में जो मैंने बिग बॉक्स लिया है वो 1 के बराबर लिया है, ठीक है। ये लिख भी लो, इससे पता लगता रहेगा कि एक बॉक्स कितने के बराबर लिया। ये पूरा एक बॉक्स 1, फिर 2 3 4 5 करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.2 0.3 0.5 तक लिख लो, 0.5 0.6 तक चलो लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो तो देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है। तो देखो जब हमारे पास 1 मार्क्स था तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी 0.13। अब देखो 0.01 और 0.02 इसके दरमियान बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 0.101 0.102 0.013, इस तरह बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे। तो मेरे पास अभी क्या आ रहा है 0.1। तो मैं ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा पहले फोकस कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। मैं बिल्कुल 0.01 पे ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल 0.01 पे ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 0.01 नहीं 0.013 कहा है, 0.13 का है मेरे को। देखें ये आपको 0.1 दिया हुआ है, लेकिन मुझे 0.13 कहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर की तरफ करके ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा बेहतर आ रहा होगा कि 1 2 थोड़ा सा ऊपर 3, ठीक है। अब जब आपके पास मार्क्स 2 थे तो आपके पास क्या आ रहा था 0.33। तो यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगा तो 0.3 तो आ गया, लेकिन 0.33 आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर जाके बनाऊँगा, यहाँ पर बनाऊँगा, अंदाज़तन बना रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। अच्छा ये इस तरीके से ग्राफ बनाने को बोलते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाने को बोलते हैं पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इस तरह से ग्राफ बनता है। अब जब मेरे पास 3 नंबर थे तो क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी 0.26 0.26, तो इस तरफ आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर आ रहा होगा इस तरफ, ठीक है। अच्छा अब जब मेरे पास 4 नंबर थे तो मेरे पास आ रहा था 0.2
एक्यूरेट 0.2 ये आ रहा, क्योंकि 0.2 एक्यूरेट आ रहा था ना, तो एक्यूरेट। अब मेरे पास जब 5 नंबर थे तो 0.06 आ रहा था, जो कि काफ़ी लेस आ रहा था 0.01 से, तो मैं इधर बना लूँगा, इधर बना लूँगा। अच्छा, अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो ओरिजिन से स्टार्ट करके। तो जब ओरिजिन से आपने जब ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया ग्राफ बनाना, तो इस पॉइंट को मीट किया आपने। जब ओरिजिन से आपने ग्राफ बनाना शुरू किया तो इस पॉइंट को मीट किया, फिर इस पॉइंट को मीट किया, इस पॉइंट को मीट किया, इस पॉइंट को मीट किया, और फिर यहाँ आकर आपकी बात ख़त्म हो गई। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट, तो ये ग्राफ बनना था। इसी ग्राफ को बनाने को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऐसा ग्राफ बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो देख लिया आपने कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन समझाना भी तो आपको तमाम चीज़ें पढ़ रही हैं ना, इसीलिए। तो ये इस तरह से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ग्राफ। एक अपने लिए कलर कर देते हैं, मुझे मेरा एक स्टूडेंट याद आ जाता है, अयान, वो कलर करता था, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा है, 5-6 साल का, तो उस जब भी कलर करता हूँ वो स्टूडेंट याद आ जाता है मुझे। तो ये हो गया मेरा कलर, वो मेरा पहला स्टूडेंट था ज़िंदगी का, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ग्राफ। अब आ जाते हैं हम, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र करा गया था उन्होंने वहाँ पर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी, कि अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, आपको वो कह भी रहे हैं यहाँ पर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाने से पहले, और ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ही, ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो है वो 3-4 ग्राफ बनाना तो सिखा दिया। अब तक हमने कितने ग्राफ बना लिए हैं? अब तक हमने 3 ग्राफ जो है वो सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब उसमें मुश्किल क्या है? उसमें मुश्किल ये है कि आपको पहले जो है वो क्लास स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको और मुख्तलिफ चीज़ें भी निकाल कर वो जो है वो आपके पास वो निकलेगा ग्राफ। तो वो वाला ग्राफ जो है वो रहने देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीके से बनेगा। या फिर आप बोले तो मैं वो करा भी देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन चलें काम करते हैं, कर ही लेते हैं। अब इतना सारा काम कर लिया तो ये भी कर ही लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डी को देखना पड़ेगा, क्लास स्पेसिंग। अब देखें डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं दी हुई आपको, यहाँ डेसिमल में वैल्यू नहीं दी हुई, डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो क्लास स्पेसिंग आपके पास क्या आएगी? 1। अब क्लास स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर m। m क्या होता है कि डेसिमल में अगर वैल्यू दी हुई हो तो वो आपके पास लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल 1 दिया हुआ है तो डेसिमल तो इसके बाद कोई है ही नहीं, तो डेसिमल 0 आ रहा है, ये m 0 आएगा। अब जैसे आपको दिया हुआ है 1.1, तो यानी डेसिमल 1 आ रहा है, तो m क्या आ रहा है आपके पास? 1। लेकिन अभी आपको जो क्लास मार्क्स दिए हुए हैं वो 1 2 3 करके दिए हुए हैं, तो इसलिए m 0 आएगा, m 0 आ जाएगा। ये मैंने सिखा दिया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में डिटेल में। तो ये 0 लगा दो, तो जब डी आप 0 लगाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा आपके पास। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 15 हैं, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। अब अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री वाला फॉर्मूला देख लीजिए। अपर क्लास लिमिट इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। तो अपर क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपर क्लास लिमिट यानी सबसे लोअर क्लास लिमिट क्या? अपर क्लास लिमिट यानी सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है आपके पास? 1, तो इसकी जगह 1 रख देते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, 1 आ गया, और डी भी आपके पास 1 आया और ये 2 से डिवाइड हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यह आ रहा है आपके पास 1.5। ठीक है, 1.5 आ रहा है ना, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 और 0 पॉइंट को कर दोगे तो 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 आपके पास आ गया। अच्छा, अब एक टेबल बनना है, उस टेबल को बना लेते हैं UCB, अपर क्लास बाउंड्री और क्लास की मदद से। तो टेबल बना लेता हूँ, 2 टेबल बनेंगे, या एक नहीं 2 टेबल बनेगा। ये एक टेबल के लिए मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली, ये दूसरे टेबल के लिए लाइनें ड्रॉ कर ली, मतलब ये तो एक ही टेबल के लिए कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये हो गया। काफ़ी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी मेहनत वाला काम है ये, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ब्राइटनेस में भी जो है ना
आज बड़ा तंग करा है। ठीक है, यहाँ और यहाँ मैं वेडिंग्स लिख दूंगा। ये एक सवाल ही इतना बड़ा सवाल है। क्लासेस, क्लासेस से मुराद वो मार्क्स ही हैं आपके, ठीक है। और फिर यू सी बी एस, और फिर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज क्यू यू ई एन सी आई एस, फ्रीक्वेंसीज। और फिर सी एफ, सी एफ क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस 1 2 3 4 5, ठीक है, 1.55। उसके बाद आप इसमें और नंबर ऐड करते जाएंगे। इसमें ये 1 है ना, ये 1 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दोगे तो 2.5, फिर 3 ऐड करोगे तो 3.5, फिर 4.5 और फिर 5.5। यानी यहाँ पर आपने पहले 1 ऐड किया, ये आपके पास 0.1 आ रहा था, यहाँ पर आप 1 ऐड कर रहे हो तो ये 1.5 आ रहा था। अब इसकी जगह पे UCL अपर क्लास लिमिट की जगह पे 2 पुट करोगे यहाँ पर, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा 2.5। फिर यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3.5, 4 पुट करोगे 4.5, 5 पुट करोगे 5.5। फ्रीक्वेंसी तो 2 5 4 3 1 रही, यानी जो वो बच्चे नंबर ले रहे थे, मतलब कितने बच्चे ये नंबर ले रहे थे। अच्छा, अब 2, फिर इस 2 के अंदर ऐड कर दोगे आप 5 को तो कितना हो जाएगा, सॉरी 17 नहीं 7। फिर आप 7 के अंदर ऐड कर दोगे 4 को तो 11, फिर 11 में प्लस कर दोगे 3 को, ठीक है। ये 11 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है तो इन्हें ऐड कर दो आपस में 14। अब 14 यहाँ लिखो और प्लस 1 को ऐड कर दो तो 15 आ रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपल ड्रॉ हो गया, मतलब ये सिंपल नंबर आ गए आपके। अब क्या करना है आपने, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लो और अपर क्लास बाउंड्री लिख लो और अपनी वैल्यू को फाइंड कर लो, ठीक है, अपनी वैल्यू को फाइंड कर लो। अच्छा, यहाँ एक और टेबल भी बनना है, वो टेबल आपका बनेगा इतना ही रखो, इसी की मदद से बस ग्राफ बना लो। चलो ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, थोड़ा सा मैं इसका फोकस बेहतर ही रहने देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आपके पास 1 2 3 होगी। ये मैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास मैं एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस, ये आपके पास मैं वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन नंबरों को जो कि मैंने निकाले थे। ठीक है, ये 1 आया था, 1 2 वही क्लासेस लिख रहा हूँ, मार्क्स लिख रहा हूँ, 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज QUENCIES, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रही थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, अपने पास ऐसे शुरू हो रही थी ना, 2 3 4 5 6 7 कर ना। तो आप ऐसे कर लो कि 1 2 3 करके लिख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये नहीं कर सकते हम। 2 3 4 करके लिख लो, 2 3 4, ये 2 हो गया, 2 2, एक जो बड़ा बॉक्स है ना वो 2 का 2 ले रहे हो आप, ठीक है, उसको 2 की वैल्यू 2 की वैल्यू दे रहे हो। ये 6 8 10 12 14 और 16 15 इसके दरमियान आ गया। देखो एक बड़े बॉक्स को एक्स एक्सिस पे जो एक बड़ा बॉक्स है आपके पास, बिग बॉक्स, यहाँ लिख देता हूँ बिग बॉक्स, वो आपने 2 के बराबर लिया है। और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जो एक बिग बॉक्स है वो आपने 1 के बराबर लिया है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर वैल्यू लिखते जाओ। जब आपके पास 1 था तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही थी, 2 आ रही थी,
तो यहाँ लगा दो पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला ग्राफ बनाना है ना, ऐसे। जब आपके पास 2 था तो आपके पास कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। 7 किसके दरमियान आएगा, इन दोनों के 6 और 8 के दरमियान यहाँ आएगा, दरमियान में लगा दो। जब आपके पास 3 था तो आपके पास 11 आ रहा था। 11 किसके कहाँ आएगा, 11 आपके पास 10 और इसके दरमियान आएगा। जब आपके पास 4 था तो 14 आ रहा था, 4 था तो 14 आ रहा था। और जब आपके पास 5 था तो आपके पास 15 आ रहा था। 15 आपके पास यहाँ आ जाएगा। इन सबको ज्वाइन कर दो आपस में। ठीक है, ये और ये इस तरह से करके लाइन बना दो, क्योंकि आपके पास 5 तक ही गया था ये। तो ये आपका आंसर है, ये आपका ग्राफ बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, देख लिया ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ कैसे बनता है। इसको ड्रॉ कर दो, ये इस तरह करना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग में है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जल्दी से और फिर इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा उसको समझना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, हिस्टोग्राम यानी आपने ये जो गिवन डेटा है इसकी मदद से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फॉर द फॉलोइंग डेटा विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल, और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं आपको। अब देखें कह क्या रहे हैं ये समझ लीजिए सबसे पहले, कि ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ को लेकर ये आपसे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ जो है मैं रॉस बना लूँ, कुछ मैं कॉलम्स ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे जो कंडीशन बनानी है वो बना सकूँ। तो ठीक है, ये मैंने एक बना लिया, ये मैंने दूसरी रॉ ड्रॉ कर ली, ये मैंने तीसरी रॉ ड्रॉ कर ली। क्लास बाउंड्री मैंने आपको निकालना सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने तीसरी रॉ ड्रॉ कर ली, ये चौथी और पांचवी एक साथ ही आ जाएगी। ठीक है, ये 5 रॉस की मुझे जो है वो इधर रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन भी कर दिया, और 2 रॉस जो है मैं इस्तेमाल करूँगा हेडिंग के लिए, बाकी मैं वैल्यूज़ लिखने के लिए। तो देखें यहाँ मैं लिखूँगा आपके लिए क्लास, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिखूँगा आपके लिए क्लास लिमिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल का जिक्र है तो लिमिट्स, क्लास लिमिट्स। फिर क्लास की बाउंड्री, बाउंड्री निकालना मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था कि 0.5 एक तरफ कम कर दीजिए और 0.5 एक तरफ ऐड कर दीजिए तो वो बाउंड्री निकल आएगी। तो बाउंड्री मैंने समझा दिया था। ठीक है, वहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लास इंटरवल की तरफ। क्लास इंटरवल निकालने की पूरी एक टेक्निक थी, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यूज़ गिवन है तो क्या क्लास इंटरवल है वो आप समझ रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी QUEN, एक पूरा फार्मूला था, स्ट्रूजिस लॉस हमने पढ़ा था। तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ बस हमें, अच्छा, यहाँ पर आपको निकालना होगा हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो अब वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। या सिर्फ मैं हाइट लिख रहा हूँ। ठीक है, F और H इस तरह लिख रहा हूँ। अब ये क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लास की लिमिट देखें, यहाँ 0 से लेकर 0 से शुरू हो रहा है 39। तो 0 और 39 के दरमियान कितने नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 40 इंटीजर्स आते हैं 0 और 39 के दरमियान। इसी तरह से 40 और 49 के दरमियान कितने इंटीजर्स आते हैं, आप 10 इंटीजर्स आते हैं आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से 50 और 79 के दरमियान कितने इंटीजर्स आते हैं, और 80 और 99 के दरमियान कितने इंटीजर्स आते हैं। तो देखिए, क्लास बाउंड्री में क्या करना होता है, इसके साथ 0.5 प्लस करना होता है और इसके साथ 0.5 को माइनस कर देना होता है। तो 0.5 इससे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 38.5, और इसके साथ अगर प्लस करेंगे तो 0.5। सेम काम यहाँ करना है कि 0.5 इसके साथ माइनस कर देंगे तो 39.5। क्लास बाउंड्री इस तरह निकलती है, और उसके साथ अगर ऐड कर देंगे तो 49.5। इसके साथ अगर माइनस करेंगे तो 49.5 हो जाएगा, और इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो 76
9.5, इसके साथ अगर माइनस करेंगे तो 79.5 हो जाएगा, और इसके साथ माइनस करेंगे तो ऐड करेंगे तो 99.5। ये क्लास बाउंड्री हो गई। अब क्लास इंटरवल क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो क्लास इंटरवल होता है आपके पास। तो इन दोनों के दरमियान 0 से लेकर 39 के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे होंगे, 40 इंटीजर्स आ रहे होंगे। 49 और 40 के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे होंगे, 10। 50 और 79 के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे होंगे आपके पास, 12। और इसी तरह से 80 और 89 के दरमियान कितने इंटीजर्स आपके पास जो है वो आ रहे होंगे, 20। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये 30 आएगा, ठीक है। 50 और 79 के दरमियान आपके पास 30 इंटीजर्स आ रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको मैंने करेक्ट कर दिया। रिंग रिमूवर भी मैंने रखा हुआ है जहाँ कहीं गलती हो जाए उसके लिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी 6 आ रही है, ठीक है। इधर 8 फ्रीक्वेंसी आ रही है, इधर 12 फ्रीक्वेंसी आ रही है, इधर 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूले के तहत निकालना है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमारे पास आ जाती है हाइट। अब हाइट में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा दोगे अगर आप क्लास इंटरवल से तो आपके पास हाइट आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी 6 है, हाइट आपके पास ये है, तो ये कितना दे देगा आपके पास, 0.15। अच्छा, 8 को डिवाइड करा दोगे अगर 10 से तो आपको कितना आ जाएगा, 0.8। एफ़ को अगर 30 को डिवाइड करा दोगे, सॉरी 12 को अगर डिवाइड करा दोगे 30 से, क्योंकि 12 ऊपर रखा जाएगा ना, हाइट फ्रीक्वेंसी ऊपर रखनी है, तो 12 को अगर आप डिवाइड करा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4। इसी तरह से अगर 4 को डिवाइड करा दोगे 20 से तो आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये आपका गिवन डेटा हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो है वो बनानी है अपने हाइट और क्लास बाउंड्री के दरमियान एक आपने जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है बेसिकली। तो हाइट यानी एडजेसेंट हाइट का इस्तेमाल करेंगे आप, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऊपर स्पेलिंग, एडजस्टेड हाइट, HEIGHT, एडजस्टेड हाइट और क्लास बाउंड्री। तो चलें इसको करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या रख लूँगा, एक्स एक्सिस पे मैं अपनी क्लास बाउंड्री रख लूँगा ताकि आसान हो जाए काम। और यहाँ मैं अपनी जो है वो बहुत डिटेल में पहले ही मैं समझा चुका हूँ ये तमाम चीज़ें, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री आ जाएगी यहाँ पे, क्लास बाउंड्री CB, ठीक है। अच्छा, तो क्लास बाउंड्री आपकी कहाँ से शुरू हो रही थी, 0 से ही शुरू होगी, ओरिजिन से ही शुरू होगी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। कैलकुलेटर रख देते हैं इसके ऊपर, ये हिलता रहेगा वरना। तो ये वाई एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो 0.15 आ रहा है, तो इसको मैं 0.15 कह दूँगा। उसके बाद जो है ना, मैं जो है वो 0.50 करके बढ़ाता रहूँगा। ये 0.50 हो गया, अब इसमें 0.50 का और इजाफा कर दूँगा, 15 का इजाफा कर दूँगा तो ये 30 हो जाएगा। इसमें और कर दूँगा तो 0.45 हो जाएगा। तो एक बॉक्स जो है वो मैं 0.15 का ले रहा हूँ बेसिकली, ये समझ लीजिए, ठीक है। मैं अब इसमें और इजाफा कर दूँगा तो 0.60 हो जाएगा। इसमें और इजाफा कर दूँगा तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और इजाफा कर दूंगा तो 0.90 हो जाएगा। ये है हमारे पार्ट्स, यहाँ लिख देता हूँ, एडजस्टेड हाइट, HEIGHT हाइट, ठीक है। और ये तो CB लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर मैंने जो वाई एक्सेस में जो एक बिग बॉक्स लिया है, वो एक बिग बॉक्स लिया है मैंने 0.15 के बराबर, और एक एक्स एक्सेस में जो मैं लूँगा वो भी लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस में ये 0 हो गया, मेरा अपना 0 हो गया। उसके बाद 20, उसके बाद 40, क्लास बाउंड्री 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80,
उसके बाद 100, तो 20 का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद 120, ठीक है। तो इधर जो मैंने एक बिग बॉक्स लिया है वो लिया है मैंने 20 का, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई, जब आपके पास क्लास बाउंड्री, तो ये अब इधर इधर हमने इसको समझना होगा कि यहाँ पर आपके पास ये हो कैसे रहा है। तो जब आपके पास एडजस्टेड हाइट 0.50 थी, तो आपके पास क्लास बाउंड्री कितनी आ रही थी, 0.5 और 38, इस तरह से जो है वो बन रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ की आप करेक्शन कर लीजिएगा कि मैंने ये 0.8 लिख दिया था, 38 लिख दिया था, जबकि 39 होगा। इसमें तो 0.5 का इजाफा हुआ ना, इधर जो है वो 0.5 का इजाफा हो रहा है, ठीक है, और इधर 0.5 की कमी हो रही है। ये एक चीज़ छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। यहाँ कमी हो रही है जब भी यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ कमी हो रही है जब भी यहाँ माइनस आ रहा है, और बाकी ये इसमें इजाफा हो गया। अब बनाना है हमने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, ग्राफ। तो देखिए, जब माइनस में 0.5 था, तो वो यहाँ तो है ही नहीं माइनस में 0.5, तो हम डायरेक्ट 40 से ले लेते हैं। तो 40 से शुरू करते हैं, डायरेक्ट यहाँ 40 से शुरू करते हैं, 39.5, 40 से शुरू करते हैं और जाते हैं 0.15 तक। तो यहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ से थोड़ा सा इसके पीछे से, 40 इसके थोड़ा सा पीछे से आएगा और 0.5 तक जाना है, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं, ये 39.5 है, 39.5 है, और जाना हमने कहा था कि 80 तक जाना है। तो 80 हमारे पास जो है वो यहाँ इससे पहले आ रहा होगा, थोड़ा सा इससे पहले आ रहा होगा। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, यहाँ 39.5 है और यहाँ भी आपने 39.5 ही रखना है, और जाना आपने 0.80 तक था। तो पहला मार्क कर लिया। अब आ जाते हैं 49.5 पर। तो 49.5 50 से थोड़ा पहले, 49.5 50 से थोड़ा पहले इधर आ जाएगा आपके पास। इसके और इसके दरमियान 50 बनेगा, और थोड़ा सा पीछे लगा लेंगे तो वो बन जाएगा आपका, और जाना आपने वही 0.8 तक है, ठीक है। ये बन गया एक और। तो अब इन्हें जो है वो हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं। इस तरह ये ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन, ठीक है। ये एक हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी तरह से और क्लास बाउंड्रीज़ को देखते हैं। 49.5 यानी यहीं पर रहेगा 49.5, और 49.5 में आपने कहाँ तक जाना है, 0.4 तक जाना है। 49.5 में आपने 0 तक जाना है, तो 49.5 तो यही रहेगा, और जाना कहाँ तक है, 0.4 तक। तो यहाँ ये 0.45 है, थोड़ा सा इससे पीछे ले लीजिए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट आपका, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं, 79.5 यानी ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 80 से कम, और जाना आपने फिर वहीं तक है। तो ये दोनों आपस में ड्रॉ हो जाएंगे, और ये एक ग्राफ बन गया आपका एक और, ठीक है, एक और लाइन आ गई। अब इस देखिए 79.5 यानी 79.5 तो यही रहेगा, लेकिन जाना कहाँ तक है, आपने 0.2 तक जाना है ग्राफ में। तो 0.155 के बाद इधर आ जाएगा, थोड़ा करीब तक, ऑलमोस्ट इधर ही आना चाहिए। उसके बाद 99.5 ऑलमोस्ट 100 तक ही बनता है जाके, 0.5 का फ़र्क है, थोड़ा सा इससे पहले ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और जाना कहाँ तक है, 0.2 तक, तो यहीं पर ले लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इस तरह से ग्राफ बनना था, ये इस तरह से ये ग्राफ बनना था। कलर भी मार देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल हो रही है। तो ये थोड़ा मैंने समझा दिया आपको कि किस तरह से पहले एक बाउंड्री चेक करनी है आपने, उसके बाद फिर हाइट चेक करनी है, एडजस्टेड हाइट चेक करनी है, और फिर ड्रॉ करना है अपने ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बन रहा था 0.15, और यहाँ बन रहा था आपके पास 0.8, यहाँ आप गए थे 0.4 तक गए थे, ठीक है, और यहाँ आप 0.2 तक गए।
ये आंसर है आपका, ये ग्राफ बनना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी रही हो, लेकिन इसको आप बात रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।